difficult, although this is not related to the syntax but more to the logical understanding of these programs, जिसमें sorting है, selection sort है, ये binary sort है, ठीक है, और ये उसकी बबल सॉर्ट है, 2-3 सॉर्ट्स जो दी हुई हैं ये उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हैं। उसके बाद है 2 डायमेंशनल एरेज, और हम 2 डायमेंशनल जो एरेज हैं इनके बारे में भी कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि वी हैव गॉन थ्रू दीज 2 डायमेंशनल एरेज। So the best thing is that if you have any questions, so we can talk about those questions and try to remove the ambiguities if you have. Otherwise, I will go to the next chapter. इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। एरे इज ए कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। एरे का और जो आपका एक आम वेरिएबल है उसका डिफरेंस क्या है कि जो एक आम वेरिएबल है उसमें आप उस तरह की, अगर इंटीजर है, कैरेक्टर है, उस तरह की एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में देखें एरे, एरे का जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ये मकसद ही ये है कि आपके पास वो काइंड ऑफ रैक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकें। उर्दू में इसका मतलब कुछ और है, वैसे पता नहीं क्या है, बट इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ एरे इन इंग्लिश, एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ अरेंजमेंट है और पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स जो है उसका डिस्प्ले है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी गूगल के अंदर डेफिनेशन जो है एरे की, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं एरे एक्चुअली क्या है। हम इसके बारे में ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि डिस्कस कर चुके हैं कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं, कंसेक्टिव का मतलब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि आमतौर पे हमारे जो घर हैं या मकान हैं वो गलियों के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोस्टली तो उनकी 3 साइडेड जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, बट एटलीस्ट 1 साइड जो है दिस इज कनेक्टेड with other houses or homes, उसको हम कहते हैं कि they are connected, या उसको कंसेक्टिव का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूँ इसके एरे के कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड देन वी विल मूव ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल I think is the chapter structure that we will not start, and we will go to the next chapter, that is I think chapter 9 जो है वो 8 जो अभी हम इसको छोड़ देंगे, चैप्टर 9 पे चले जाएंगे। चैप्टर 9 जो है वो फंक्शंस के बारे में है, ठीक है, उसके बारे में आप बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा उसका एरे का, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी कि चैप्टर जो 9 है वो क्या है। चैप्टर 9 इज अबाउट फंक्शंस, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। इससे पहले हम थोड़ा सा एरे का कॉन्सेप्ट जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जी ये अगर हमारे पास ये जो वाइट स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, इट्स लाइक ए रैम। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, हमने ये कोड लिखा, तो हमारे पास एक स्पेस अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर डेफिनेशन इंटीजर जो है वो 2 बाइट का या 3 बाइट का, जितने का भी है, तो उतने बाइट्स हम रैम के अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड व्हेनेवर वी असाइन ए वैल्यू to this variable, that value will be represented in binary format in these bytes, ठीक है।
एरे के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका सिंटेक्स क्या है कि आप इसी तरह डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद आप एक उसका नाम लिख देते हैं। आप इसका नाम भी ए ही रख सकते हैं, लेट्स से हम इसको कैपिटल ए कह देते हैं, तो दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल लेटर ए, क्योंकि एरे जो है इट इज के सॉरी सी प्लस प्लस जो है ये केस सेंसिटिव है। But we also have to use these angle brackets in order to tell the compiler के what is the size of the सर array. Let's ये say I बड़ा ये write कैसे यूज 10 हो here. सकता है, मतलब कि ये तो होता ही नहीं है यूज, है उसमें लेती नहीं है ए बड़ा कैपिटल ए। नहीं नहीं, आप देख सकते हैं, you can do that. आप इसको ट्राई करके देखें, you can do that. सर और आप ये एक दफा अगर हमने ए इंटीजर ले लिया है और दोबारा इसको ए को उसमें ले सकते हैं अरेज में? नहीं, आपने देखें ये स्मॉल ए और चीज़ है और कैपिटल ए और चीज़ है, इसीलिए मैंने ये कैपिटल ए लिया है। मैं स्मॉल ए भी लिख सकता था। स्मॉल ए जो है दिस इज सेम एज दिस ए, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये जो अपर और लोअर केस है, छोटा और बड़ा ए या बी जो भी है, इसके दरमियान में ये फर्क करती है। इट डज नॉट कंसिडर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए द सेम, इसलिए दीज आर टू डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट करेक्टर्स, वी कैन यूज दैट। नॉर्मली आप इसका नाम, अगर आप इसमें जो वैल्यू जिस किस्म की स्टोर कर रहे हैं तो आप उसका नाम वो रखेंगे। मिसाल के तौर पे आप इसका नाम एज रख सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू स्टोर द एजेस और समथिंग एल्स। हमने इसका नाम जस्ट फॉर नथिंग ए रख दिया आसानी के लिए। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो मेमोरी लोकेशंस हैं इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन से मुराद है कि जितने भी इसको बाइट्स दिए जाते हैं एक इंटीजर को, उतने ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होंगी। अगर हमने 10 लिखा हुआ है तो ये 10 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी। और ये हमने बात की थी कि इसकी जो हमने गिनती शुरू करनी है वो 0 से शुरू करनी है। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 और 9 तक जाएगी, क्योंकि 10 है तो 9 तक जाएगी। 6 7 8 और 9, ठीक है। 2 और यहाँ पे हम इसको डैश डाल, तो ये 9 तक जो जाएगा। और जब हमने इनकी डिफरेंट स्लॉट्स को एक्सेस करना है तो हम इसके लिए ये यूज करेंगे। A0 लिखेंगे तो इट विल एक्सेस दिस वैल्यू। 0 की जगह हम A1 लिखेंगे। ए जो है वो एरे का नाम हो गया और ये इसका इंडेक्स हो गया। इंडेक्स कहते हैं पॉइंट को पॉइंट करना, जैसे हम कहते हैं ना इंडेक्स फिंगर, इसको हम शहादत की उंगली भी कहते हैं, कि ये हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 0 1 ये इशारा कर रहा है कि कौन सी जो, इसके लिए हम स्लॉट का लफ्ज यूज करते हैं। आपको जो दिल कर रहा है तो पहला डब्बा कह लें, दूसरा डब्बा कह लें, बट द स्टैंडर्ड वर्ड इज स्लॉट, कि ये एरे की स्लॉट है। तो ये इसी तरीके से 0 पहले को पॉइंट कर रहा होगा और जो 9 होगा वो लास्ट जो स्लॉट है इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जी वी कैन, इसकी एडवांटेज है कि हम अगर ये 10 वेरिएबल बनाएं, 10 वेरिएबल को सी आउट सी इन करें तो इट विल टेक मोर लाइंस ऑफ कोड। इंस्टेड अगर हम एक एरे यूज करें तो हम एक फॉर लूप लगा के, ठीक है, उसको जो है वो 0 से 9 टाइम्स इसको हम आइटरेट करेंगे, 9 टाइम इसके ऊपर लूप करेंगे और यहाँ पे हम जो एरे है उसको इनपुट भी कर सकते हैं और उसको आउटपुट भी कर सकते हैं। और चूंकि हमने ये नंबर ऑफ कोड जो है, ये लाइंस ऑफ कोड रोटेट करनी है, आइटरेट करनी है, लूप करनी है, इसलिए हम फॉर लूप जो है उसको, उसका एक ब्लॉक बना देंगे इन एंगल ब्रैकेट। जी बेटा। फिर कुछ बच्चे वेटिंग में उन्हें ऐड कर ले। अच्छा, एक ही है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारा एरे का कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई मोहम्मद बिलाल आसिफ, क्या हालत हमारा है? एमडी कैट से हुआ है? यस सर। एमडी कैट की सैर कर रहे हो?
सर मैं अभी अभी ऑन किया, लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई थोड़ी देर पहले। कोई आपने बात मुझे आवाज दी, नाम लिया। हाँ नहीं नहीं, मैंने कहा एमडी कैट कर लिया टेस्ट आपने, मुझे आपकी शक्ल वो लग रही है वही। एमडी कैट? आपने दिया था एमडी कैट, किसने दिया था? नहीं सर, मैंने तो एमडी कैट कोई नहीं। अच्छा अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा वो आपकी शक्ल से मिलता जुलता एक स्टूडेंट था, वो बायो से आया था। मैंने कहा नहीं शायद- अच्छा कोई बात नहीं। बायो का तो सर मेरिट ही बहुत होता है सर, हमें वहां जाना। ओके, इसका मेरिट कुछ ज्यादा ही है, बट एनी हाउ डोंट वरी। इंफॉर्मेशन साइंस जो है पाकिस्तान में इसका इतना नहीं, बट एक्चुअली दे आर, इफ दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दे आर मोर प्रेशियस देन डॉक्टर्स। तो इसलिए कि जो आपको पता है जितनी भी ये ईसीजी है और ये क्या कहते हैं इसको एमआरआई है, ये सारी जो मशीन्स हैं दे आर इन्वेंटेड बाय द इंफॉर्मेशन इंजीनियर्स। ठीक है, तो आपका फील्ड जो है अगर आप इसमें एक्सेल करें तो दिस इज वेरी मच कह लें कि इम्पोर्टेंट, एंड इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि डॉक्टर दवाई देता है ना, तो आपकी दी हुई दवाई जो है वो सारी उम्र के लिए होगी, मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे। एनी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, एरे के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं उसको, जो है फंक्शंस की डिस्कशन के फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं। तो इफ एनी बडी हैज some questions about the array concept। आवाज नहीं आ रही आपको? वो दोबारा पढ़ा है कुछ ना कुछ, कोई क्वेश्चन है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपने एरे का ये चीज बताई है, ये चीज समझ नहीं आ रही, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन करें। सिंपल ये है कि जी एरे होता क्या है, आप कोई करे तो दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। इट मीन्स कि उसने इससे पहले लेक्चर्स नहीं लिए, मे बी कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ, he or she was not interested, या समझ नहीं आया कि ये टॉपिक क्या है। तो उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन की इजाजत है कि जी इवन कि अगर किसी को एरे समझ नहीं आई, ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। ये क्वेश्चन के मुझे जी एरे दोबारा पढ़ा दें, तो दिस इज नॉट, I will not encourage these kind of questions. I will encourage all kind of questions except this, जिसको repeat कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी जी क्या हाल बेटा, चाल? हाफिज सर अली जी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने एरेज अभी पढ़ी हैं, उसमें वन डायमेंशन एरे है, सेकंड डायमेंशन है और मल्टी डायमेंशनल एरेज है। तो इनमें सर सिंटैक्स जो है इसका फर्क है। तो हमें जो मेन कंसर्न है हमारा, यानी कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें हमें यानी कि सिंटैक्स का याद रखना है सिर्फ, देखिए कि हमें सिंटैक्स आना मैं आपको ना, देखिए मेन जो आपके ऊपर कह लेंगे मैं आपसे रिक्वायर करूंगा, वो मेन जो है वो सिंटैक्स है। ठीक है, और जो लॉजिक है ना, इसके लिए पूरी उम्र आपकी पड़ी हुई है। इफ यू एग्जिस्ट इन दिस फील्ड, आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या वो इंसर्शन सॉर्ट। वो एक्चुअली क्या है, दैट इज द प्लेइंग विद द लॉजिक। अब ये इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है? इमेज प्रोसेसिंग जो है ये भी एक्चुअली एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको प्रोसेस करना होता है, जिसके जरिए से आप मतलब जो फेसेस हैं उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं यूनिकली। ठीक है, इसके अलावा एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं यू कैन, जो उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है इमेजेस की, तो दैट इज एक्चुअली एरेज ऑपरेशंस। एज डिटेक्शन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, तो 50,000 किस्म की चीज़ें हैं, बट इट्स अ बिग लाइक ए यूनिवर्स। और जो भी आपको एक कैमराज देते हैं, कैमराज एज ए सेंसर, ठीक है, इसके अलावा लेजर डिवाइसेस होते हैं, all they are giving you data in bulks, and then you are of course you have mostly जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वो एरे है। इसके अलावा कुछ इससे ज़रा एडवांस स्ट्रक्चर हैं जिसको हम मैथमेटिकली जो हमारे सेट होते हैं, सेट हैं या वेक्टर्स उनको कह देते हैं, वो थोड़े से एडवांस इस सेंस में होते हैं कि दे आर इजी टू यूज एज कंपेयर टू अरे।
तो ये तमाम के तमाम ये इसकी यूजेज है, ठीक है। और फिर आप इसको जिधर मर्जी ले जाएं, आप इसको एवियोनिक्स में ले जाएं। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो फील्ड है आपका, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट द प्रोग्रामिंग। फिर इसके अंदर मैथमेटिक्स आ जाता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कितना एफिशिएंट है, बिकॉज इफ इट इज फॉलोइंग द मैथमेटिक रूल्स, तो मैथ्स तो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ इज वेरी मच जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। So that's why as you move upward, the things get more complex. जी बेटा। ठीक है, यानी कि सर जी हमें सिर्फ सिंटैक्स है वही हमने फोकस अभी आपको और सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि किचन की एग्जांपल के लिहाज से अगर हम बात करें कि आपको एटलीस्ट जो उसको कहते हैं हांडी का मसाला तैयार करना, आपको पता होना चाहिए कि टमाटर, लहसुन, अदरक और ये प्याज वगैरह जो हैं, ये उसका मसाला बनाने के लिए जरूरी होते हैं चीजें। और ये बेसिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। हाँ जी, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स एरे क्या है, एरे आपको पता होना चाहिए कि जी कंजर्वेटिव मेमोरी लोकेशन है, एरे के अंदर एक टाइप का डाटा स्टोर किया जाता है, एरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अब आपको दो लफ्जों का पता होना चाहिए, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। डिक्लेयर का मतलब है कि उस वेरिएबल को क्रिएट करना, उसको हम डिक्लेयर कहते हैं। इनिशियलाइज का मतलब उसको पहली दफा वैल्यू असाइन करना। तो ये टर्म्स जो हैं, आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको ये ज़्यादा अजबर होनी शुरू हो जाएंगी, या एक दूसरे के साथ इसको आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे, किसी से पूछेंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। उस्ताद जो आप देखते हैं, उनको चीज़ें फिंगर टिप्स पे होती हैं, वो इसीलिए कि दे आर टीचिंग दोज फैक्ट्स, बार बार उनको पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनके वो कह लेंगे बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाती हैं, जो उनकी वेरी आप कह लेंगे अवेलेबल मेमोरी है, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, तो उनकी वो इसीलिए उनको बहुत अच्छी याद हो जाती है। तो बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच दैट थिंग। आप अपने दोस्तों को बताएं जो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लड़के जो हैं अपना एक ग्रुप बना लें, बेशक आपका नॉर्मली तो बना ही हुआ है कि आप उसमें इधर उधर की बातों के अलावा अपने, जैसे आमतौर पे ब्लॉग्स होते हैं, उसमें यही लिखा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम किसी को आया, फिर किसी ने वो सॉल्व कर दिया, तो तीसरा चौथा पांचवा बंदा जिसको नहीं पता था वो उसने ब्लॉग पढ़े, उसने समझा। तो दिस इज वेरी नाइस वे। ये एक अच्छी बात भी है और इसका सवाब भी आप कह लें है होगा, क्योंकि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सर जी बेटा, ये बनाया हुआ ग्रुप। नहीं ठीक है, वेरी नाइस। जी बेटा, पहले भाई। सर आप जो सॉर्टिंग्स वगैरह आप बाद में हमें करवाएंगे कि नहीं, वो मैंने नहीं करवानी, वो जरूरत नहीं है, करने नहीं है वो? वो मैंने आपसे पूछनी है ना। आप अगर करना चाहते हैं तो मैंने आपको रोका नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप कह लें कि सिंथेटिकली मुश्किल है। वो उसकी सेमेंटिक्स जो है सेमेंटिक्स जो है वो थोड़े से आपको समझने में जरा कह लेंगे, यू हैव टू यूज योर ब्रेन विद कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बी कमिंग इन द डाटा स्ट्रक्चर्स पोर्शन आफ्टर ऊप ऑब्जेक्ट। थर्ड सेमेस्टर में ये सारा टॉपिक यही होगा कि आपने एक्चुअली उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बात नहीं होगी, उसमें उसके लॉजिक के ऊपर ही बात होगी। तो इसलिए आई वांट टू टीच देम नाउ। 3 सेमेस्टर होंगे अभी आप जो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें C++ ही पढ़ेंगे? हाँ जी, इसमें C++ ही पढ़नी है, C++ पढ़नी है। इसमें आप कह लेंगे C++ भी आप सारी उम्र पढ़ते रहें तो खत्म नहीं होती, क्योंकि देयर आर मेनी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के बारे में आप में से चंद लोगों को याद होगा कि जैसे हमने कहा कि ये हेडर फाइल्स हैं, तो हेडर फाइल्स एक्चुअली क्या है, दे आर लाइब्रेरी फाइल्स। तो पीपल आर ऑलवेज वर्किंग ऑन न्यू लाइब्रेरीज टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क। मसलन आप कह लेंगे टेलीफोन इस्तेमाल करना है, वो मॉडर्न सिम इस्तेमाल करना है, कोई कैमरा है, कोई फलां डिवाइस है, उसको यूज करना है, तो उसके लिए वो लाइब्रेरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह से आपने मुख्तलिफ किस्म की जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी बने हुए उनको यूज कर रहे हैं, तो देयर आर ऑलवेज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट।
So if you have any questions still, I'm asking you last time about arrays concept. सर So सर please अगर हम ask लोग me. एक वैल्यू को स्टोर करते हैं A1 मल्टीपल रेज में 1 एंड 2 में, रे 1 एंड 2 में, तो नेक्स्ट हम रे 2 एंड 3 में कर सकते हैं स्टोर वैल्यू कोई? बिल्कुल, आप मिसाल के तौर पे जो हमने लिखा हुआ था, मैं इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास मैं इसको जरा रेज कर देता हूँ कि हमारे पास जो एक एरे है इंटीजर स्टूडेंट आया, हमारे पास एक एरे है इंटीजर ए 10, उसका साइज है 10 स्लॉट्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक इंटीजर बी है, लेट्स से उसका साइज भी 10 है। अब आपने इंटीजर ए के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो है आपने वैल्यू स्टोर कर ली है सारी 10 वैल्यूज। अब आप एक फॉर लूप चला के ए की वैल्यूज बी को असाइन कर सकते हैं। बी आप यहाँ पे आई लिख लेते हैं इंडेक्स के तौर पे और इसको इधर लिख देते हैं ए, वही कि 0 इंडेक्स की वैल्यू बी के अंदर 0 इंडेक्स को असाइन हो जाए और A1 जो है B1 को असाइन हो जाए। तो यू कैन डू दैट इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, तो यू कैन यूज सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग एक मल्टीपल वो लेते हैं, मतलब मसलन के एक लेते हैं A1 एंड 2, एक ही लेते हैं उसको, तो उसमें दो रेज में एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग A2 एंड 3 में वही वैल्यू कोई नई वैल्यू स्टोर करवा सकेंगे? कर सकते हैं। मैं आपका सवाल अगर समझाऊं दोबारा से, अगर आपके पास ये एक एरे है तो आप इसके अंदर सब तमाम स्लॉट्स के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, A1 1 1 सब में ये स्टोर कर सकते हैं। यू कैन डू दैट, ये आप स्टोर कर सकते हैं एक ही वैल्यू रिपीटेडली। ये मैं उसके इंडेक्स लिख रहा हूँ जी बेटा। इसके अगर तो यही क्वेश्चन था तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप मुख्तलिफ पूछना चाहते हैं पूछ लें। सर अरे के एक इंडेक्स के अंदर कंप्लीट सेंटेंस स्टोर हो सकता है? मैं समझा नहीं अकबर, तेरे के इंडेक्स के अंदर कंप्लीट सेंटेंस स्टोर हो सकता है? नहीं, इंडेक्स जो है वो आपका सिर्फ एक नंबर होगा, इंटीजर होगा, दैट विल बी नॉन नेगेटिव। 0 से लेके आपका जो साइज आपने दिया है उससे एक कम, अगर 10 दिया है तो इंडेक्सेस की जो वैल्यू है वो 0 से 9 है। इसीलिए हम इसको अगर 10 की जगह एक जनरल वेरिएबल n यूज कर लें तो हम कहेंगे कि आपका इंडेक्स जो है वो 0 से लेके n-1 तक होगा। सर यानी कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं? सिर्फ न्यूमेरिक, क्योंकि बेटा ये इशारा बता करना है ना कि ये कौन से नंबर वहां स्लॉट एक्सेस करनी है, कौन सा बॉक्स, कौन सा स्लॉट। नहीं सर, ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि A2 के अंदर अगर हम सेंटेंस स्टोर करना चाहें कि A1 के अंदर पास और A2 के अंदर फेल, तो उसको प्रिंट करवाना चाहिए A1 A2। स्लॉट्स के अंदर एज ए इंडेक्स नहीं, स्लॉट्स के अंदर या इन डब्बों के अंदर। जी जी सर। हाँ जी, इनके अंदर आप बेशक आप पूरे मतलब किताब स्टोर कर लें। आपका कहने का मकसद ये है कि लेट से मैं आपको कहता हूँ जी, मिसाल के तौर पे हमने ये हमारा एक एरे है, ठीक है। आप अगर आपने इसको इंटीजर टाइप का एरे बनाया है तो आप इसमें आप एक स्टोर कर सकते हैं एक नंबर, कोई भी एक नंबर। अगर आपने इसको करैक्टर टाइप का एरे बनाया है तो आप इसमें कोई करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोट डबल स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर आपने, इससे हम आगे चले जाते हैं, वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, उसमें आप अपनी मर्जी की कोई चीज जो है आपने बनाई हुई वो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड का टाइम। तो इवन आप पूरे का पूरा इमेज जो है, अगर आपने इस टाइप का एरे बनाया है तो पूरे का पूरा इमेज आप एक स्लॉट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक इमेज यहाँ स्टोर कर दिया, एक इमेज यहाँ स्टोर कर दिया, एक इमेज यहाँ स्टोर कर दिया। आप इसके अलावा मतलब ये आप डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का एरे बनाया। आप यहाँ पे एक पूरी बुक स्टोर कर सकते हैं,
अगर आपने एक इस किस्म का बनाया है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है एरे की, तो आप पूरा सेंटेंस यहाँ स्टोर कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टोर कर सकते हैं। तो एरे जो है सर उसका सिंटैक्स क्या होगा फिर, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। उसकी डाटा टाइप बेटा उसकी ये होगी, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ आपने माय नेम इज अली, ये स्टोर करवाना ये चाहता हूँ अगर मैं। आप उसकी डाटा टाइप में लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लिखेंगे। पहले आप बनाएंगे एक एरे बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि सी के अंदर इसकी स्ट्रिंग की डाटा टाइप C++ में मेरा ख्याल एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन सम कह लें कि कंपाइलर में भी जो बोरलैंड है या जो इसके अलावा डेव है, मे बी वहाँ पे स्ट्रिंग की डाटा टाइप एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे इंटीजर की डाटा टाइप है ना, इंटीजर आप ए लिखते हैं, तो इसी तरह स्ट्रिंग की डाटा टाइप str से मेरा ख्याल है वो यूज़ करते हैं, या स्ट्रिंग पूरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सी डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर आप उसी तरह एरे लिख लेंगे, या जो भी आप लेट से आपने कहा कि मैं लिखना चाहता हूँ उसका नाम नेम्स। अब आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 100 इसको बना दिया, तो अब क्या है कि आप जो एरे है उसके अंदर हर स्लॉट के अंदर पूरा नाम लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट टू राइट हियर, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं। उसके लिए आपने उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है वो बनानी पड़ेगी। सर जी ऐसा सर इसमें possible हम है सिर्फ कि 100 वर्ड्स लिख सकेंगे कि 100 वर्ड्स विद स्पेस लिख सकेंगे कि लिख के अलग-अलग कैरेक्टर में आप पूरा पैराग्राफ 100 वर्ड। एक स्लॉट के अंदर पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे, दूसरी स्लॉट के अंदर कुछ और लिख देंगे। इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ भी हो सकता है। जाहिर बात है इसमें वो आपके क्या कहते हैं स्पेसेस भी होंगी, नंबर भी आ सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। सर जी जैसे हम इंट अगर हो डाटा टाइप तो उसमें सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 1 से 9 तक वो करते हैं, और कैरेक्टर डाटा टाइप में A से Z तक करते हैं। अगर हम चाहें एक ही डाटा टाइप डिक्लेयर करवाएं एरे के जरिए और उसमें अपनी मर्जी से यानी कि 1 से 9 तक जो है वो इस्तेमाल कर लें न्यूमेरिक वैल्यूज, और A से Z जो है वो भी इस्तेमाल कर लें एक ही डाटा टाइप बिल्कुल वो आप ऐसा कर सकते हैं, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम उसको पढ़ना चाहें तो वी कैन डू दैट। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो मना है, लेकिन पहले हमने ये कोर्स ये कंप्लीट करना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। अगर आप कहते हैं तो मैं इसी में आपको पढ़ा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सर जी नो, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ओरिएंटेड। जी बेटा नहीं सर जी मैं ये कह रहा था कि जैसा आप चाहें, मैं तो ये पूछ रहा था कि ऐसी पॉसिबल है वैसे। हाँ जी पॉसिबल है। मैं देखिए मैं असल में ना वो मैं मकसद में आपको कोई गुस्से से नहीं कह रहा, मकसद ये है कि वो पॉसिबल है, बट दैट इज द पोर्शन ऑफ नेक्स्ट कोर्स। और अगर आपकी ख्वाहिश है तो वी कैन डू दैट, बट पहले हम इस कोर्स को ख़त्म कर लें, थोड़ा सा रहता है ये, तो उसके बाद हम उस पर भी जा सकते हैं। उसमें आप अपनी मर्जी की डाटा टाइप बना लेंगे, अपनी मर्जी की। वो 4 चैप्टर हैं, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेन चीज ये है कि आपको समझ आनी चाहिए, और आपको समझ आने की जो है वो तरीका कार ये कि आप उसको पढ़ेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको जो समझ नहीं आएगा वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक अब हम अगर कोई और इसके बेसिक्स क्वेश्चन हैं तो आप पूछ लें। आप एरे किसी किस्म का एरे भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे वो उस किस्म का बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट मुझे इसके कल जो हमारी क्लास है उसमें आप बता दें। तो नाउ वी स्टार्ट विद फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस जो हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें पहले। फंक्शंस क्या हैं जी? फंक्शंस जो हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले तो फंक्शन की जो एडवांटेज है या मोटिवेशन है उसके ऊपर बात थोड़ी सी कर लें। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो ये कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें यहाँ पे पहली 2 लाइनों में हेडर फाइल, 2 या 3 लाइनों में हेडर फाइल लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आप लिखते हैं मोस्टली वॉइड मेन,
या इंट मेन जो भी आप लिखते हैं, आप लिखते हैं जी मोस्टली वाइड मेन। मेन जो है हमने कहा कि एक फंक्शन का नाम है, और ये आप कह लें कि काइंड ऑफ ए रिजर्व्ड वर्ड है, काइंड ऑफ, कि ये जब हम लिख देते हैं मेन और उसके बाद ये 2 पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब हम ये बताते हैं कंपाइलर को कि भाई जो ये प्री प्रोसेसिंग कमांड्स हैं, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये हम जो प्री प्रोसेसिंग है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एक्चुअल प्रोग्राम को रन करने से पहले जो आपने पहले ही काम कर लेना, तो वो ये कमांड्स रन कर लें। उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है उसकी एंट्रेंस, या आप इसको कह लें ये आपका मेन गेट है, मेन जो आपके प्रोग्राम के अंदर एंटर होना है आप उसने कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन जो है मेन काम उसका। फंक्शन जो है, ठीक है, आपके एकदम ज़हन में वो मेरा ख्याल है कोई शादी वगैरह का फंक्शन या इस किस्म का फंक्शन आ जाता है। फंक्शन का एक और मकसद भी होता है काम, कि ये गाड़ी का क्या फंक्शन है। जैसे वो कहते नहीं है वो समटाइम, अगर आप लोगों ने वो थिएटर ड्रामे होंगे इसके क्या फंक्शन है जी हैं, तो मतलब जैसे आपकी मोटर बाइक है, इसके कोई ख़ास फंक्शन है कि ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, स्पीड इसकी चेंज हो जाती है, लाइट्स हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स हैं, सीट्स, एक सीट है जिस पर आप बैठ सकते हैं, यू कैन सिट ऑन दैट सीट, और अगर आपका दिल करे तो आप टैंकी पे भी बैठ सकते हैं। इसी तरह घर के अंदर फ्रिज है, उसका एक फंक्शन है कि ये चीज़ों को ठंडा कर देता है, हीटर है और चूल्हा है, ठीक है। इसके अलावा आपके अब्बा जी की जूती है जिसका एक ख़ास फंक्शन है। तो देयर आर थिंग्स जिनका एक काम होता है, उसको हम यहाँ पे वो वाला फंक्शन का मकसद जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि एक स्पेसिफिक टास्क जो सॉल्व करे। जैसे आप क्या कहते हैं, बिजली वाले को बुलाते हैं, बिजली वाला एक खास उसका एक काम है, उसका एक खास फंक्शन है कि वो बिजली को ठीक कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर को। इस तरह प्लम्बर जो है उसका एक खास फंक्शन है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टास्क दैट आर परफॉर्म्ड, तो उसको हम कह देते हैं फंक्शन। जो में अगर हम वो घूम फिर के उन मुख्तलिफ जो मानी है वहां से घूम फिर के अपने C++ की तरफ आ जाए, तो मेन एक ऐसा फंक्शन है, मेन एक ऐसा आपका कह लें इंटरेस्ट है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो। अब आप लोगों को जैसे कि आप कहेंगे इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू, कि हर जो चीज़ है उसका अलग से एक फंक्शन होता है और वो उसके लिए मखसूस आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मोटरसाइकिल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मोटर बाइक है, तो मोटर बाइक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मोटर बाइक जो है उसका एक काम ये है कि आप उसके ऊपर बैठ के सफ़र कर सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे जी मैं मोटर बाइक के ऊपर बैठ के खाना भी पकाना चाहता हूँ, तो ये ज़रा गैर मुनासिब हो जाएगा। तो मतलब उसका काम जो है वो एक स्पेसिफिक काम है, आप वही उससे ले सकते हैं। इसी तरह हंडिया जो है उसके अंदर आप किताबें नहीं रख सकते, ठीक है, या उसमें पैसे नहीं रखते। हर चीज़ का एक फंक्शन है, एंड आप उस चीज़ को उस फंक्शन या उस काम के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हंडिया, उसके अंदर आप खाना पका सकते हैं और सुबह शाम दोपहर पका लें, जब जितनी दफ़ा मर्जी पका लें, तो दैट ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिक फॉर दैट टास्क या फॉर दैट फंक्शन। तो यहाँ पे जो इसकी मोटिवेशन है फंक्शंस की, कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास आप कंप्यूटर है, आपको पता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम से क्या मतलब कि ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके साथ आपको इंटरेक्ट करवाता है, इंटरफेस करवाता है, आपका काम करवाता है। आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, वही इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के जरिए से
इम्प्लीमेंट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज ए बिट बिगर प्रोग्राम ऑफ योर कंप्यूटर। तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स छोटे छोटे बने हुए हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि प्रिंट करवाना कोई डॉक्यूमेंट, या आप कह लें कि कोई जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, या इसके अलावा डिफरेंट काम है जैसे पेंट है, कोई चीज ड्रा करनी। तो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स या आप सॉफ्टवेयर कह लें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने जितनी दफ़ा भी वो उस स्पेसिफिक किस्म का काम करना होता है या काम हमने कंप्यूटर से लेना होता है, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा से। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने कहीं जाना है तो आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटर बाइक पे, रिक्शे पे, किसी कोई कार पे या ऊबर पे, जिस तरह भी आप एक गाड़ी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने खाना पकाना है तो आप हंडिया इस्तेमाल कर लेंगे, कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर लेंगे। तो हर जो एक ऑब्जेक्ट है उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है। इसी तरह जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि मुख्तलिफ काम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बने होते हैं। तो आपने हर दफ़ा जब कोई एक स्पेसिफिक काम करना है तो उसके जो रिलेटेड एक प्रोग्राम है आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मकसद था। आई होप के यू आर कन्विंस्ड नाउ कि मुख्तलिफ किस्म के टास्क या मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ईमेल करने के लिए एक अलग किस्म की प्रोग्रामिंग हमें रिक्वायर्ड है। हमें कोई फैक्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाना है कि जो उनकी पे कैलकुलेट कर सके, वो एक अलग से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह उनकी अटेंडेंस सिस्टम के लिए अलग से हमें एक सॉफ्टवेयर या एक अलग से कह लें कि हमें प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है। फिर हमने अगर कैमरा से इनपुट लेनी है, किसी का फेस डिटेक्ट करना है, तो एक दफ़ा हमने फेस डिटेक्ट कर लिया तो उस जो प्रोग्राम है उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, उसकी अटेंडेंस के लिए, उसकी एब्सेंट काउंट करने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए वो कहाँ पे फिर रहा है, ठीक है, या क्या क्या करता फिर रहा है, किस जगह पे वो है इस वक्त, उसकी लोकेशन को गेट करने के लिए। तो हमने वो एक जो प्रोग्राम लिख लिया उसको मल्टीपल जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किसी और छोटे से प्रोग्राम के साथ जोड़ के बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह एक बड़ा आप कह लें कि जो मकसद है या बड़ा टास्क है उसको सॉल्व किया जा सकता है, एटसेट्रा। इसीलिए हम जो फंक्शंस हैं इसको हम कह लेते हैं कि दे आर काइंड ऑफ रीयूजेबल प्रोग्राम्स। बट साहेब सर क्या सर मेरे शर्मती में भी चक्कर में आ गया आपको क्लास देखनी नहीं सर तुम स्वाप मा लेने कले कले हैं चलो ठीक। डॉक्टर कल में गप भी लगाने वाले फंक्शंस जो हैं आप उनके स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे फंक्शंस को हम सब प्रोग्राम्स कह सकते हैं, मसलन के प्रोग्राम के बाद सब प्रोग्राम उसकी तरफ ही हमारे उसको हम सब प्रोग्राम्स कह सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम। आई होप के लोग जो हैं बैठे हुए पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक इंजीनियरिंग या मे बी फ्रॉम कैसे बायो, नाउ दे गॉट द पॉइंट के फंक्शंस को जो मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है कि हम जो पीस ऑफ कोड है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो एक स्पेसिफिक कोड लिखते हैं तो उसको हम अपने मेन फंक्शन से अलग एक उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे वो कोई कैलकुलेट कर रहा है, कोई किसी की पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई एज कैलकुलेट कर रहा है, या कोई वो एक स्पेसिफिक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हम उसको अपने एक जनरल जो मेन प्रोग्राम है उससे अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो आप कह लें कि छोटी सी पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग वो ये है, हम इधर से कोड के अलावा की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक मेन का प्रोग्राम है, ठीक है, जो उसमें कुछ भी छोटे छोटे कोई भी जनरल एक प्रोग्राम है जो रन होगा ये मेन का, जहाँ पे हमारा कंपाइलर यहाँ से या कंप्यूटर इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा।
तो हम अलग से छोटे छोटे, ये जो डिब्बे में बना रहा हूँ, ये हमारे अलग से छोटे छोटे सब प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपने कोई स्पेसिफिक टास्क यहाँ परफॉर्म करना था तो आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे कॉल कर लिया। जब इसको कॉल यहाँ पे कॉल करने का मकसद क्या कि यहाँ पे आपने उसको लिख दिया, उसका सिंटैक्स क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपने उस प्रोग्राम को यहाँ पे लिख दिया, तो जब हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो वो यहाँ पे इस सब प्रोग्राम में चला जाएगा। यहाँ पे सब प्रोग्राम को वो सारा एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर उसी जगह पे जहाँ से वो गया था अपने मेन प्रोग्राम से, सब प्रोग्राम से, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद आपको मे भी हो सकता है कि यही जो प्रोग्राम है, यही वाला सब, इसकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है, आप इसको दोबारा कॉल कर लेंगे, ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप जैसे एग्जांपल दी मैंने आपको कि आप कहीं सफर करना है तो यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स एन ऑब्जेक्ट। आप मोटर बाइक यूज कर सकते हैं। अगर आपने खाना पकाना है तो जाहिर बात है हर दफा आप नई हंडिया तो नहीं लेके आते, उसी हंडिया के अंदर आप उसको री यूज कर लेते हैं। तो ग्लास में पानी पीना है, तो इसी तरीके से जो प्रोग्राम्स हैं आप इसको एट द रिक्वायर्ड टाइम री यूज कर सकते हैं। नाउ दे आर जस्ट लाइक ब्लॉक्स। आपको कोई एक मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि सी आउट जो है ये एक अच्छा खासा मुश्किल काम है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द थिंग्स ऑन द स्क्रीन। हम क्या करते हैं, हम जस्ट वो सी आउट का एक सिंटैक्स यूज करते हैं जो एक छोटा सा आप कह लें काइंड ऑफ प्रोग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है या उसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, उसको यूज करते हैं। और जब सी आउट हम यूज करते हैं तो वो जो डबल कोट्स में स्ट्रिंग है वो उसको पास हो जाती है और वो उसको डिस्प्ले करवा देता है somehow। बट दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो कि एक प्रोग्राम के अलावा जो है आपका एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। बट द प्रोग्राम्स आर हैविंग डिफरेंट सिंटैक्स। वो अभी हम देख लेते हैं कि आप उसको कैसे उसका सिंटैक्स क्या है। एक्चुअली सिंटैक्स उसका यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड मेन के अंदर, कि आपने जो एक प्रोग्राम है उसका आप ये कह लें कि उसकी ये ऊपर की लगी हुई चिट है, या आपका इसको जिस तरीके से भी समझ सकें कि ये उस प्रोग्राम के बारे में आपको बताता है। जैसे आप कोई डिवाइस लेके आए कि आप उसको यूज कैसे करना है, कौन से बटन है जो उसके आप प्रेस कर सकते हैं और वो आपको कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। तो जो प्रोग्राम का रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे लिखा होगा कि आपको प्रोग्राम क्या रिस्पॉन्स करेगा और प्रोग्राम को आपने क्या इनपुट करना है वो आपको इस ब्रैकेट इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा, ठीक है जी। और ये प्रोग्राम का नाम होगा। वाइड का मतलब ये मेन जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ लेंगे, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और ये एम्प्टी ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि हम भी एज ए कह लेंगे यूजर इसको कुछ पास नहीं कर रहे। वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग एज इनपुट एंड void जो है ये शो कर रहा है कि वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस मेन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक डायरेक्टली एक छोटे से एग्जांपल प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं और समझने में आसानी हो। फिर आप क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो है लेट से मैं बुक से ले लेता हूँ, उसको एलेबोरेट करता हूँ विदाउट गोइंग इनटू दीज डिटेल्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये उसने ज़्यादा ही छोटा बना दिया, मैं कुछ इंटरेस्टिंग गेट कर दूँ। फिर उसके बाद इसकी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर चले हम एक अपना लक्ष्य बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, बल्कि इसके लिए मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। सर आप कोई C++ लैंग्वेज ओपन कर लें इसके लिए, जिससे वो एग्जीक्यूट होकर हमारे पास स्क्रीन आउटपुट भी आ जाए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको रन कर लें उसमें टर्बो सी में। टर्बो सी में उसके अंदर ये है कि चलें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर ना वो उसकी स्क्रीन जो है वो दैट इज नॉट दैट बिग। चलें वो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ जी, प्रैक्टिकल का एग्जाम ही होगा, आपको कोई चीज दे दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो सर जी वो फिजिकल क्लासेस में होगा? मोस्टली फिजिकल नहीं होता, आपको एक शीट के ऊपर सॉल्व करना होता है, जस्ट लाइक योर सिंपल क्या कहते हैं उसे, एग्जाम। पेपर की तरह, ठीक होगा, शुक्रिया। अच्छा जी, हम एक प्रोग्राम भी यहाँ पे बना लेते हैं। चलें, ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स है, इसको भी थोड़ा आसान कर लेते हैं। Yes, and एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोले बोले। सर आपसे एक गाइडलाइन थी सर। 1 फरवरी को जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया इस चीज का, तो सर वो होंगे ओपन? हाँ जी, ख्याल तो है, मेरा ख्याल है कि शायद ओपन हो जाए। लेट्स सी, यूनिवर्सिटी पे नोटिफिकेशन एक ओपन करेगी, वेबसाइट पे आप चेक कर सकेंगे, वो आ जाएगा, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अच्छा जी, नीचे इसको प्रोग्राम बना सकते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है, इंट ऐड इंट, ये हमने एक सब प्रोग्राम बना लिया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे देखें, ये हमने, ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई, ठीक है जी। इंक्लूड स्ट्रीम एच और क्या कहते हैं कोनियो। उसके बाद ये जो डेफिनेशन, इसको हम कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ ए प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। इसको ये डेक्लेरेशन है, हमने डिक्लेयर किया कि एक प्रोग्राम सब प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है जी, ऐड, ठीक है जी, और जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, मतलब ये हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल या वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। और इसको हम इनपुट क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यूज इनपुट करेंगे, 2 वैल्यूज। सर अंदर हम लोग करैक्टर दे सकते हैं इसको? हाँ, जो मर्जी आप, जो इंटीजर मर्जी, ऐड और अगर आगे लिख लें करैक्टर ए और करैक्टर बी। जो मर्जी आप, जो डाटा टाइप, अगर जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप है आप उसको दे सकते हैं। आप उसको डिफाइन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने उसको डिफाइन कर दिया है। तो ये आप इसको जो मर्जी कैरेक्टर जो मर्जी लिख सकते हैं। ये 2 अलग अलग लिखे हुए हैं, इंट ए और इंट बी, तो इंट ए और बी इकट्ठा लिख सकते हैं कोमा लगा के? नहीं, कोमा लगा के नहीं आप लिख सकते, ये आपको अलग ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग। ये आपको इकट्ठा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे इकट्ठा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपने उसमें बताया है कि पहला जो आर्गुमेंट है या पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो भी इंटीजर टाइप का है।
दोनों, ये दूसरा आप कैरेक्टर टाइप का भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर के लिखें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अलग से टाइप है उसके लिए भी हम दो कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, जी, यानी कि जो सेम डेटा टाइप है उसके लिए भी एक कैरेक्टर इस्तेमाल हाँ करेंगे, जी, वो आपको नहीं कर अलग सकते। अलग लिखना पड़ेगा। अगर सेम ही दोनों डाटा टाइप्स हैं उसके लिए भी आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। ये कोई उन्होंने इस किस्म का रूल नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि भी आप इसको अलग से लिखें जो भी डाटा टाइप। इसलिए अगर आप इसको यहाँ पे ये नाम नहीं भी लिखेंगे ना तो तब भी कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने उसको बताया है कि भाई इंटीजर इसने रिटर्न करना है और जो लेना है दो आर्गुमेंट्स वो भी इंटीजर टाइप के। अगर आप उसको वेरिएबल नहीं भी लिखते ना तो देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये एक सब फंक्शन का आप कह लें इश्तिहार दे दिया, इश्तिहार नहीं होता, बता दिया कि ये इस किस्म का सब फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने उसको यूज भी कर लिया। ये देखिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसको कॉल कर लिया, उसका नाम लिखा ऐड और उसको दो वेरिएबल पास कर दिए इंटीजर टाइप के ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन का मतलब क्या है कि हमने बता दिया कि ये काम क्या करेगा। ये क्या करेगा, ए और बी को जमा करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ पे वो कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। अब इसको मैं एक दफा रन करता हूँ आपके सामने। हम ऐड के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, हमारे पास ये कंपाइल हो गया। हम इसका वो क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए। F2 कंपाइल। अब इसको रन करेंगे तो इंटीजर 1 दे, 4 हमने दिया, 5 दिया, उसका रिजल्ट हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। हम इसको इस चीज़ को दोबारा यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से मिसाल के तौर पे अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो है वेरिएबल्स को हम इनके सी आउट सी इन जो है इसको भी अलग से एक प्रोग्राम में बना सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल पासिंग हो जाएगी मुख्तलिफ। चलें वो इस बाद में कर लेते हैं। बट नहीं हाँ, अभी आप लोगों ने जो देखा है कि वो हम इसको दोबारा से भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, जैसे ये इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करना, सब खत्म हो गया। आर्ट जेड है इसका, मेरा ख्याल शायद अंडू करने का तरीका आर्ट बैक स्पेस है। तो इसको हमने कंट्रोल इंसर्ट किया, इसको शिफ्ट इंसर्ट करके दोबारा पेस्ट कर दिया। तो ये हम दोबारा इसका दो दफा रिजल्ट ले सकते हैं, मतलब इंटीजर 456 आंसर 60 आ गया, 3 5 आंसर 8 आ। तो ये जो हमने डबल लिखा हुआ है हम इसको भी यहाँ से उठा सकते हैं। ये जो है ये लिखा हुआ है इसको भी किसी एक फंक्शन में अलग से सब फंक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें फिर पैरामीटर्स को इधर उधर पास करना पड़ेगा। ये मैं एग्जांपल जो है ये कल के लिए रख लेता हूँ या इसको अभी बाद में रख लेता हूँ, क्योंकि ये इसमें कुछ और चीज़ भी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ तक जो चीज़ थी वो क्या कि हमारे पास एक फंक्शन को, इसको ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको सिग्नेचर भी कहते हैं फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं, फंक्शन डेक्लेरेशन भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। 3 नाम इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके इस फंक्शन में क्या करना है, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, शिफ्ट डिलीट कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट एक मिनट, शिफ्ट डिलीट तो शिफ्ट इंसर्ट है इसके लिए। चलिए शिफ्ट डिलीट शिफ्ट इंसर्ट, अब मतलब ये देखें हमने उसकी प्रोटोटाइप नहीं दी, हमने डायरेक्ट सब फंक्शन भी ऊपर ही लिख दिया सारा, तो हमें प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है।
मतलब अगर आपने फंक्शन सब फंक्शन जो है या सब प्रोग्राम जो है मेन के बाद में लिखना है तो देन आपको प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत है। अगर आपने सब फंक्शन मेन से पहले लिख देना है तो फिर आपको प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोटाइप इसलिए जो है वो दिया जाता है ताकि आपने ये जो ऐड लिखा हुआ है, अब अगर आपने प्रोटोटाइप नहीं दिया होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि ऐड क्या है। अब आपने फंक्शन ही ऊपर डिफाइन कर दिया उसको कि ये फंक्शन है और ये काम करता है, तो इसलिए हमें प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम दोबारा कंपाइल करें, हमारा वही रिजल्ट होगा इंटू 1 3 4 7 उसका आंसर है। ठीक है, ये उसका वापस आ गया प्रोटोटाइप के साथ। इसको हम शिफ्ट डिलीट शिफ्ट इंसर्ट, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया, इसको दोबारा रन किया, 4 6 10। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन जो है उसकी सब फंक्शन जो है हमने बना दिया। इसमें कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज आस्क। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हमने जहाँ पे वॉइड इस्तेमाल किया है, वॉइड मेन या इंट मेन की जगह पे, ये इसका मतलब तो होता है ना कि नथिंग रिटर्न, तो ऊपर जो रिटर्न लिखा हुआ है वो कोई और यानी कि है इसका कीवर्ड? नहीं नहीं, यही है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना वाइड, मतलब ये कि कुछ रिटर्न नहीं करता, तो हमने इसलिए यहाँ पे रिटर्न लिखा ही नहीं। वो सर यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर, मैं यहाँ पे वाइड लिखना चाहूँ मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइड। मैं यहाँ पे वाइड लिख दूँ मिसाल के तौर पे, तो अब मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख सकता, ये एरर देगा। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ेगा, सी आउट a प्लस बी ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया कि ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। अच्छा, ये एरर आ गया, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, यहाँ पे इसको हमने ऐड a प्लस बी जो लिखा हुआ इलीगल दे रहा है स्ट्रक्चर ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि ये उसको रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। ये यहाँ पे हम नहीं कर सकते, हम इसको लिखेंगे इस तरह से। फिर एंड लाइन, ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, यहाँ पे जस्ट इसको कॉल करेंगे ए और बी के साथ, ये खुद ही वो वहां पे चला जाएगा। जब ये वाला कॉल होगा, ये वाली स्टेटमेंट कॉल होगी, फंक्शन कॉल होगा सब प्रोग्राम या सब फंक्शन, तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3 4 ये उसने रिजल्ट 7 डिस्प्ले। ठीक होगा सर। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूं, नहीं चेंज है, ये एरर देगा इस तरीके से। अच्छा जी, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? यदि जैसे हम कोड अलग अलग लिख लेते हैं कैलकुलेटर के लिए, प्लस माइनस के लिए, ये जो कोड हम लिख रहे हैं अगर इनको सेव करना हो, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर आइकॉन लगे होते हैं, तो वो इसी जगह पे बनाएंगे वो, यानी कि एक डेस्कटॉप पे आ जाती है आइकॉन बन के। आप क्या चाह रहे हो जो विंडोज के प्रोग्राम सेव पड़े होते हैं? जी 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 सर, ये वैसे ही। हाँ बेटा, इसका आइकन जो है ना, ये एक्सी का आइकन, अब पता नहीं, मेरे पहले सवाल समझ नहीं आया आपका, ये बिल्कुल उसी पुणे प्रोग्राम्स की तरह ही है। जस्ट इसका डिस्प्ले जो है वो अभी थोड़ा सा रहा है, लेकिन ये है कि दे आर एक्चुअली वर्किंग एग्जैक्टली एज दोज प्रोग्राम्स आर वर्किंग। कि आप इसका आइकन जो है वो, एक सेकंड, इसका जो है तरीकाकार वही है जो एक विंडोज के आम प्रोग्राम का है। इसका जो आप देखेंगे कि ये एक्जी, इसका वो आ जाता है आइकन इसके फोल्डर के अंदर, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। जी जी सर जी, ऐसे होता है। तो जो दूसरे होते हैं प्रोग्राम डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं, कैलकुलेटर है तो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो ये उस तरह, ये भी उसी तरह जाएंगे अगर इनको करेंगे? ये इसकी एक्जी बन जाएगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगे, लेकिन ये रन आपके अभी डॉस प्रॉम्प्ट में होंगे, ये विंडोज इन्वायरमेंट में रन नहीं होंगे।
विंडोज इन्वायरमेंट में इनको रन करने के लिए आपको डिफरेंट जो आप कह लें कि फाइल्स जो हैं C++ की वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। आपको अपना कंपाइलर स्विच करना पड़ सकता है, वो विंडो प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता है। ये कंसोल प्रोग्रामिंग में आप काम कर रहे हैं। कंसोल ये लिखा नहीं हुआ, जैसे ये जो डॉस की स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन, इसको कंसोल कहते हैं। अभी हम उसके अंदर कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि विंडोज के अंदर, तो फिर उसके विंडोज के लिए जैसे कि डिफरेंट और टूल्स हैं, जैसे विजुअल स्टूडियोज हैं, उनको यूज करते हुए आप विंडो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अभी जो क्वेश्चन है मेरा वो ये कि आपको अगर इस सब प्रोग्राम्स के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें से पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन होता है कि इंसर्ट अ स्निपेट और इंसर्ट अ कोड, तो वो जो कोड वगैरह होता है वो हमने सेव किया होता है। क्या चीज? साइड पे ना ऑप्शन होता है कि इंसर्ट अ स्निपेट या इंसर्ट अ कोड, वो वो स्विच वगैरह में। आपने कॉपी पेस्ट वगैरह करना, उसकी ऑप्शन में भी हो सकती है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैसेज देख लूं क्या है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आई विल स्टॉप एंड विल चलेंगे लेट इट टू यू कि आप इसको समझिए, प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी इसमें जो हमने बात की है। सब प्रोग्राम कैसे आप ऐड करते हैं? बताएं आप। जैसे आप कहेंगे पीस ऑफ कोड है, उसको कहते हैं। जी सर, वो साइड पे ऑप्शन होता है इंसर्ट अ स्निपेट, तो वहां से हम कोई इंसर्ट भी कर सकते हैं, मतलब पहले से सेव की होती है। हाँ जी, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपना कोड का कोई हिस्सा इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो वो सेव कैसे करते हैं? अब जैसे यहाँ से मैंने इधर से लेके मतलब इंट से लेके ऐड तक सेव करना है और इसको बार बार यूज करना है, तो वो सेव मैं कैसे करूँगी? आप इसको एक दफा कॉपी करेंगे ना, जब कंट्रोल जो भी वहां पे होंगे इसके कॉपी करने के, तो उसमें इवन के वर्ड के अंदर वो चीजें जो हैं वो उसमें रहती हैं कि आप उसको पेस्ट करते जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। यू कैन डू दैट। पेपर में काफी टाइम लगाते हैं, जो एग्जाम नहीं किया। इस टॉपिक को जरा लेके चलें। अगर अभी ये आपको समझ आ गया है सब प्रोग्राम वाला, आई होप कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब इसको जब आगे लेके चलते हैं तो इसके अंदर आपने ये मैं इसको स्क्रीन जो है इसको शेयर करता हूँ। हमारी जो बुक की है इसमें दो टॉपिक थे अभी जो हमने देखने हैं। एक तो है कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको कल भी इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट जो आज है वो इसका स्टार्ट इसको कर लेते हैं। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, दो जो इसके फंक्शंस के अंदर यूज किए जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। फंक्शन डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल, स्कोप ऑफ फंक्शन, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। दिस इज द मेजर आप कहेंगे टॉपिक इन फंक्शन जो चैप्टर है, एंड दिस इज अंडर पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन। हम इसी को दोबारा जो है प्रोग्राम को समझते हैं, पढ़ते हैं। इस चीज को हमने एक सब फंक्शन बनाया ऐड, दूसरा हम एक और सब फंक्शन बनाते हैं वाइड इनपुट। ठीक है, इसके अंदर हम दो किस्म की पासिंग जो है वो यूज करेंगे। इंटीजर एम्परसैंड, इसको हम लेट्स से सी कह देते हैं, ये इसको सी, इसको भी हम वही नाम दे सकते हैं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको डिफरेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, शिफ्ट डाउन कर दिया इसको हमने यहाँ से,
C in C D। उसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा हमने क्या किया कि हमने एक और प्रोग्राम जो है वो बना लिया। इसको एंड कर देते हैं यहाँ पर रिटर्न। सर मुझे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा चलो मैं दोबारा से इसको स्टॉप करके हमने अब दो यहाँ पे फंक्शन सब फंक्शंस बना लिए। एक जो है हमारा सब फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं, जबकि दूसरा इनपुट का हमने सब फंक्शन बनाया उसमें हम रिटर्न नहीं कर रहे, उसमें ये एक साइन यूज कर रहे हैं, इसको एम्परसैंड कहते हैं। ठीक है जी, इसका क्या मकसद है ये मैं भी आपको चलिए। हमने ये इनपुट अब जरा गौर से समझना है आपने, क्योंकि इसमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज यहाँ पे मेरा माइक जो है वो ऑन है, दोनों आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं इसको एक दफा फिर दोबारा ऑन किया। आप जिसको आवाज नहीं आ रही आप मीटिंग जो है छोड़ के दोबारा इसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी वंस अगेन फंक्शन की। ये हमारे पास एक सब फंक्शन है जिसका नाम हमारे पास ऐड है, और ये रिटर्न इंटीजर करता है, और ये दो पैरामीटर रिसीव करता है इंटीजर टाइप के। अच्छा, इसके अंदर हमने ये वाला साइन यूज नहीं किया। ठीक है, ये हमने इस फंक्शन में यूज किया है इनपुट के अंदर। इसको हम कहते हैं एम्परसैंड। ठीक है, एम्परसैंड कहते हैं। और ये इसको अभी आप यही समझ लें कि ये पास बाय रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ये कैसे होता है पास बाय रेफरेंस, वो मैं आपको बाद में पेंट जो है उसके ऊपर ये ड्रा करके चीजें बताता हूँ। बट फॉर दैट टाइम बीइंग आप इसको यही समझिए कि ये इसको पास बाय रेफरेंस के लिए ये सिंटैक्स है एम्परसैंड के। ये जो C और D इसको पास हुए हैं इनपुट फंक्शन को, इनपुट सम फंक्शन को या सब प्रोग्राम को, ये पास बाय रेफरेंस है। इसी तरह ये जो इसको पैरामीटर्स पास हो रहे हैं A और B, ये इसके अंदर एम्परसैंड हम ये यूज नहीं कर रहे, इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। अब जो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हैं, इसका क्या फर्क है, ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम इस चीज को समझ लें। इसमें हो क्या रहा है जी, हमारे पास हमारे पास सब फंक्शन है। एक सब फंक्शन क्या करता है कि दो इंटीजर वैल्यूज को लेता है, उनको सम करके रिटर्न कर देता है, और ये इसका सिग्नेचर या प्रोटोटाइप ये मैं बता रहा हूं। दूसरा सब फंक्शन क्या करता है कि वो दो पैरामीटर रिसीव करता है पास बाय रेफरेंस, और उनके अंदर वैल्यूज इनपुट करवा देता है C और D। अब हमारे पास देखें, हमारा जो मेन फंक्शन है वो छोटा सा हो गया। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको इनपुट कॉल कर लिया। इनपुट के अंदर हमने उसको बता दिया कि भाई A और B के अंदर इनपुट करवा लो। हमने A और B उसको सेंड कर दिए। उसने A और B के अंदर उसने यहाँ पे हमने इसको A और B कर दिया। A जो है वो यहाँ पे बन जाएगा C, क्योंकि ये पहला पैरामीटर जा रहा है यहाँ से, ये C बन गया। और यहाँ पे जो B है वो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा जी, D बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो C है ये एक्चुअली A है, और जो D है ये एक्चुअली B है। अब हमने इसके अंदर इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद हमने A और B जो यहाँ पे इनपुट किए थे वो हमने पास कर दिए ऐड को। अब ऐड क्या करेगा, इन दोनों को सम करके यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मैं इसको एक दफा रन करता हूँ आपके सामने। इंटीजर 1 हमने इनपुट किया, 3 4, वो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल पहले प्रोग्राम की तरह ही आ गया।
अब इसके अंदर मैं 2 दफा इसको कर सकता हूँ, जैसे कि मैं 2 को दोबारा रिपीट करूंगा तो ओके इसका कंट्रोल इंसर्ट है यहाँ पे, कमांड शिफ्ट इंसर्ट। अब मैंने इसको दोबारा से किया तो मैं 2 दफा से, ये देखें ये जो 2 लाइंस हैं, ये 2 जो पीस ऑफ कोड है, ये क्या कर रहा है कि 2 सब फंक्शंस को कॉल कर रहा है। पहले जो है वो इनपुट को कॉल करता है, ये वाला इनपुट का फंक्शन, सब फंक्शन या सब प्रोग्राम। दूसरा जो है एंड वाली जो उसकी लाइन है, एंड लाइन का आखिरी हिस्सा है, वहां पे ऐड सब फंक्शन को कॉल कर। तो ये मैं इसको 2 दफा रिपीट कर लिया, इनपुट ए बी और उसके बाद रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो मैं इसको 2 दफा इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। इंटीजर इनपुट करेंगी 3, फिर मैंने 5 इनपुट किया, उसने उसको कर दिया। तो दोबारा एक इन करवा रहा है, वो थोड़ा सा इसका जो है सही डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जो एंड लाइन है वो इंसर्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एंड लाइन इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सी आउट एंड लाइन, अब ये थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं जी। एंटर 1 इंटीजर 5 6, ये इसका रिजल्ट आ गया 11। उसके बाद इनका दोबारा इनपुट करें 6 और 1, उसका रिजल्ट आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी कि 2 सब प्रोग्राम्स हैं, इसको मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ। फिर मैं आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा, एंड दैट इज मेजर कॉन्सेप्ट इन फंक्शंस चैप्टर, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अच्छा ये हाँ जी, ये जो हम करवा रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट किया है 2 मरतबा वैल्यूज लेने के लिए, तो यहाँ पे वाइल लूप के जरिए तो ये काम हो रहा था पिछले चैप्टर्स में, तो यहाँ पे वाइल लूप भी इसमें इस्तेमाल होगी, हो बिल्कुल। सकती है इसमें? वाइल लूप करना चाहें तो वाइल लूप कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप में, अब वाइल लूप का जो पिछले सब चैप्टर से आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 जो कह लें कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन जो है, इसको यहाँ से हमने सफाई कर दी उनकी, ये हमने अलग से बना ली हैं। जब भी हमने 2 वैल्यूज इनपुट करवानी है तो हम उसको 2 पैरामीटर्स पास कर देंगे, वो इनपुट कर देगा। जस्ट हमने क्या किया है कि हमारा जो मेन कोड था, मेन फंक्शन था, उसमें से ये जो कह लें कि इनपुट की इंस्ट्रक्शंस वहां से उठा ली हैं। हमने जब इनपुट करवाना है तो हमने ये फंक्शन कॉल कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल हो रहा है, और कॉल होने के बाद ये वैल्यूज इनपुट कर रहा है। अब क्या होगा कि हम अगर इसको देखें तो हमारे पास ये जस्ट पीस ऑफ कोड जो है वो रन हो रहा है, ये हमारे पास बैकग्राउंड में चलेंगे, आल्दो कि हमने लिखे उसी फाइल में हुए हैं, बट दीज वेंट इनटू बैकग्राउंड। अगर मैं आपके सामने इसको किस तरह से कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करके इसको यहाँ पे लिख दूं, शिफ्ट इंसर्ट कर दूं, और इनकी जो प्रोटोटाइप्स हैं वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, ये मैंने प्रोटोटाइप्स यहाँ पे लिख दी इसकी। अब मैं इसको जरा एंटर मार के नीचे ले जाता हूँ, तो हमारे पास ये देखें, ये एक मेन फंक्शन है और इसके अंदर एक लिहाज से सफाई सी हो गई है। ये इनपुट करने के लिए ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और ऐड के लिए ये वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। ऐड वाला मेरा ख्याल है कि वो हमने कहीं डिलीट कर दिया, ऐड वाला किधर गया, ये क्या वो हमने डिलीट में हल कर दिया, हम उसको लिख लेते हैं जी, सी आउट रिजल्ट। ठीक है जी, इसको दोबारा से एक दफा रन कर लेते हैं, ये आपके सामने कंट्रोल F9 4 5, ठीक है। ये आपको एक लिहाज से जो ये इनपुट वाला काम था, ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में, ये थोड़ा सा साफ सा हो गया आपका मेन, ठीक है। जो भी आप उसको करवा रहे हैं, आपने उसको एक अलग से एक सब फंक्शन में डाल के अलग कर दिया। अब जितनी दफा मर्जी आप इसको इनपुट करवाएं, आप सिंपल इसको कॉल कर लेंगे। इसको आप मल्टीपल टाइम करना चाह रहे हैं, आप एक वाइल लूप में कह देंगे, जैसे कि हाफिज अली याद में कहा।
अच्छा, अब हम बात जो कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। 10 मिनट तक मैं काम लेक्चर दे रहा हूँ। साइन ही करने, आप 1 घंटे बाद आना, मैं इसको पढ़ के साइन करने हैं। ले जाओ सारी ले जाओ, ये भी बाद में जाना। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इसकी पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू की। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इसको बेशक आप अभी लिख लें कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज पास बाय वैल्यू, ठीक है, और दिस इज पास बाय रेफरेंस। अगर मैं पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में गड़बड़ कर दूं तो रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल अजीब हो जाएंगे। अच्छा, पास बाय रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये एम्परसैंड का जो करैक्टर है वो यूज करना पड़ता है। एम्परसैंड का करैक्टर क्या होता है कि बताता है कंपाइलर को कि पास बाय रेफरेंस यूज हो रहा है। अब हम जो है वो क्या कहते हैं, पेंट के ऊपर इसको ड्रा कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये एम्पर पे साइन है, ये एंड की साइन ही है ना, कि इसकी अलग से कीबोर्ड पे कोई है साइन? नहीं, एंड ही है, एंड ही है, ये वाला सिंबल जो है ये एंड ही। नाम नेम चेंज ठीक होगी। इसको कहते हैं, पढ़ते हैं एम्परसैंड, AMPERSAND, एम्परसैंड इसको पढ़ते हैं, है ये एंड सिंबल ही, ठीक है। अच्छा, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक्चुअली क्या है। अब आप ये समझें कि ये हमारा एक रैम के अंदर एरिया है जिसमें हमारा प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ये हमारा मेन प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये हमारा उसका छोटा सा सब प्रोग्राम है ऐड का, और ये हमारे पास प्रोग्राम है इनपुट का सब प्रोग्राम। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, ठीक है। एक का नाम हमने रखा था A और एक का नाम रखा था B। अब हमने ये वेरिएबल्स इनपुट को पास किए थे, ठीक है। ये हमने किए थे पास बाय रेफरेंस, और पास बाय रेफरेंस के लिए हमने क्या किया था, वो एम्परसैंड यूज किया था। पास बाय रेफरेंस में एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल्स जो हैं इनका रेफरेंस पास होता है। रेफरेंस पास होने का मकसद क्या है, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने किया था C और किया था तो C आउट भी किया था, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा, C D। मकसद क्या है कि जो C है, ये C एक्चुअली हमने इसका एक और नाम A का रख लिया, और जो D है ये नाम रख लिया B का। जब हम सर ये सिफारिश टाइप हो गई है ना? हाँ जी, जैसे हम लोग फिजिकली कह देते हैं कि जी मैं उस फलाने बंदे के रेफरेंस से आया हूँ, तो ये वैसे ही हो गया। वहां पे वो जो हम कहते हैं ना कि फलाने बंदे के रेफरेंस से आया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये आप इसको कह सकते हैं कि हमने उसका एक नाम बदल दिया है। अब A का नाम C रख दिया है और B का नाम D रख दिया है। ये वो तरह का नहीं हो गया, टाइप कास्टिंग तरह का? हाँ जी, ये टाइप कास्टिंग तरह का नहीं है जिसमें नहीं, यानी टाइप कास्टिंग नहीं है, टाइप कास्टिंग नहीं है। टाइप कास्टिंग में हम उसकी टाइप बदल देते हैं। अब हमने उसका नाम बदला है, टाइप उसकी वही है, टाइप उसकी वही है, नाम बदल दिया। नाम हमने A से C कर दिया यहाँ पे, और B से D कर दिया। आप इसका A भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बदला इसलिए कि जगह एक ही है, अब उसको एक्सेस करने के 2 नाम हैं। मेन के अंदर A भी यूज कर रहे हैं, और इनपुट जो सब फंक्शन है उसके अंदर CD कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, पास बाय रेफरेंस की वजह से। अब हम जब क्या करेंगे, C और D जो है ये एक्चुअली
किसको एक्सेस कर रहे हैं, इन्हीं ए बी वेरिएबल्स को। अब जब हम सी और डी के अंदर इनपुट करेंगे तो वैल्यू जो है वो ए बी के अंदर इनपुट हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हम यहाँ पे लिखते हैं जी ऐड ए बी। ऐड ए बी लिखते हैं। ऐड ए बी लिखने की वजह से क्या होगा, ये जो वेरिएबल्स ए है ये इधर पास हो जाएगा और ये बी जो है वो इधर पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने इसका ए का लिहाज से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया लेट से आई और ये जे। जब पास बाय वैल्यू होगा तो यहाँ पे अलग से मेमोरी ऑक्युपाई होगी, आई के लिए अलग मेमोरी ऑक्युपाई होगी, जे के लिए अलग मेमोरी ऑक्युपाई होगी। इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर देखें जब पास बाय रेफरेंस किया था तो कोई नए वेरिएबल क्रिएट नहीं हुए, नई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं हुई थी, पुराने वेरिएबल्स की लोकेशन को ही यूज किया गया था और उन्हीं के अंदर डायरेक्ट इनपुट कर दिया गया था। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जब यहाँ पे पास किया तो नए वेरिएबल्स की जगह बनी और वहां पे ये वाली वैल्यू जो है कॉपी हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यूज कॉपी हो गई। अब ये क्या करते हैं, इसको जमा करते हैं, 5 और 6 11 का एक आंसर आएगा। वो जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे 11। अच्छा, इसके अंदर फर्क क्या है जी? फर्क इसके अंदर ये है, देखिए अगर हम इसमें करते, इसके अंदर यहाँ पे पास बाय वैल्यू करते तो यहाँ पे सी और डी बनने थे, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने इसमें इनपुट कर लेनी थी सी और डी में, तो इन सी और डी का इन ए बी से कोई ताल्लुक नहीं होना था। इन ए बी के अंदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं होनी थी, वो सिर्फ और सी और डी के अंदर होनी थी। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं घर में तो आप वो एम्परसैंड खत्म कर दें, वो पास बाय वैल्यू बन जाएगा। तो जो ए और बी है इसके अंदर आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो सी और डी जो हम यूज कर रहे हैं वो एक अलग से वेरिएबल होंगे, उनकी अलग से जगह बनेगी। दे विल नॉट बी एक्सेसिंग ए और बी, ये सी डी जो है। एक दफा मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको आखिरी दफा, एंड देन यू विल टॉक अबाउट, यू विल रीड दीज थिंग्स एट योर होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको दोबारा साफ सुथरा कर लें। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं उन्हीं को दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं। जाहिर बात है यहाँ पे हम सीन कर रहे हैं, वो वैल्यू डायरेक्टली ए और बी में जाके हमने इनपुट कर दी है, ए और बी में इनपुट हो गई है। अगर यहाँ पे पास बाय रेफरेंस ना करते तो सी और डी के अलग से वेरिएबल बनते, उनके अंदर वैल्यू जो है वो इनपुट हो जाती, ए और बी में कोई फर्क ना पड़ता। मतलब ए और बी जो है वो हमारे वैसे के वैसे ही खाली रहते। और अगर वो ए और बी हम पास कर देते इसको ऐड को, तो उसके अंदर पता नहीं क्या गार्बेज वैल्यू पड़ी होती और हमारा जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड आता है। अब हमने क्या किया, इसीलिए हमने ए और बी का जो रेफरेंस है वो पास कर दिया। रेफरेंस पास करने का मकसद क्या है कि भाई जो सी और डी हैं वो एक्चुअली ए और बी ही हैं, इन्हीं के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करें। ठीक है, इनके अंदर आपने वैल्यू इनपुट की और वो वाली फिर वैल्यू अब कॉपी हो गई यहाँ पे, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे मेमोरी ऑक्युपाई की, उसके अंदर वो वैल्यू कॉपी हो गई। ठीक है, और उसको फिर हमने जमा किया, जमा करके जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ पे उसको वापस कॉपी कर दिया। एक्चुअली क्या फर्क आता है इसमें, इसको हम कल मजीद एलेबोरेट इसके ऊपर करेंगे कि जो हमारा पास बाय रेफरेंस है उसमें हम अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करते, अलग से मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करते। जबकि जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं, यहाँ पे हमने पास बाय वैल्यू किया ऐड के अंदर, तो उसके अंदर हमें अलग से मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई करनी पड़ती है। अब आप ये इसको तसल्ली से घर में पढ़ें, ये टॉपिक जो है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, इसमें क्या है। आपने 9.4 जो टॉपिक है 9.4.4 यहाँ तक हमने आज कर लिया है। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे
अभी आप इसको जो है आपके पास टाइम है 11:36 हुए हैं, तो 12 बजे तक क्लास है। आप इसको रन करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको लिख लें। यू विल आस्क मी टुमारो, तो लाजमी क्वेश्चन करें, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मे बी वो पूछ नहीं पा रहा, तो उसका वो आंसर हो जाए। आज हमने क्या पढ़ा जी? आज हमने थोड़ा सा एरे को रिवाइज किया। एरे को रिवाइज करने के बाद फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद सब फंक्शंस कैसे डिफाइन डिक्लेयर किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ा। तो दिस इज सर जी, यस सर जी क्वेश्चन था कि जैसे हमने ये जो किया है पास बाय रेफरेंस, बेसिकली हम इसको ए और बी जो है इनको असाइन कर रहे हैं वैल्यू सी और डी की। हम ये सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह गलत कह रहे हैं हम ए और बी को सी और डी की वैल्यू साइन नहीं कर रहे। दिस इज रॉन्ग। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी, जैसे आपका नाम हाफिज अली अयाज है, ठीक है। मैं आप अगर आवाज मारता हूँ हाफिज अली अयाज तो आप मुतवज्जा होते हैं। मैं आपको जी जी कहता हूँ सिर्फ हाफिज। अब यहाँ पे कोई और जिसने माशाल्लाह ये नहीं हिफज किया हुआ, तो आपने माशाल्लाह हिफज किया, तो एकदम आप आप कह लेंगे, आप मतवज्जे होंगे कि भाई मैं ही हाफिज हूँ, मैंने अपना नाम हाफिज अली, आप एकदम से मतवज्जे हो जाते हैं। या मैं आप को कह देता हूँ कि भाई हाफिज किधर गया अभी बच्चा, वो जो क्वेश्चन करता होता है, जो जरा ताकि दूसरों को भी समझ आ सके, तो वो किधर है, तो एक लिहाज से आपका एक और रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो तो गया सर। ये क्या है, आप इसको कह लें कि ये एक और नेम है। जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो आप उसका एक और नाम उसको भेज देते हैं कि इस नाम के जरिए से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। मेन चीज क्या है कि मेमोरी आपकी डबल ऑक्यूपाइड नहीं होती, मेमोरी एक ही होती है, उसके दो नाम हो जाते हैं। जबकि पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि मेमोरी भी अलग से आप क्रिएट करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन हैं मे बी वो सॉल्व हो जाए, नहीं सॉल्व होंगे तो कल हम इसको फुल फ्लैज दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है।